सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चा आज आपके सामने यहाँ पर जेई मेन 2019 के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के सारे सवाल है। कुल मिलाकर बेटा आपको यहाँ पर 13 सवाल है। सबसे पहले मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वाले सेशन का जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बेटा आप ये 4 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको इसका पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उस चैप्टर का रिवीजन वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो, पीएचडी वीडियोस 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को और बेहतरीन करेगा। ठीक है, रूल सिंपल सा है, +4 -1। आप इसको टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कीजिए। 13 सवाल है आपके सामने यहां पर, तो आप अपने आप को 20 से लेकर 25 मिनट तक का समय दे सकते हैं और इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जो सही होता है उसके लिए +4, गलत होता है -1 और नीचे अपना स्कोर आप कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास आर वेक्टर of an asymmetric uniform bar of negligible area of cross section as shown in the figure is how much। सो ये आपके पास डायग्राम है। तुम बोलो तो हम इस डायग्राम को थोड़ा सा और यहां पर है ना बड़ा करके बना देते हैं, हालांकि जरूरत नहीं है बट स्टिल। सो बेसिकली आपका जो ये रॉड है ना, ये रॉड आपको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है, उसके बाद ये रॉड ऐसे वर्टिकल है, उसके बाद ये रॉड आपको एक्स एक्सिस पे है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अच्छा इसका जो रॉड का डायमेंशन है ना, इसको केयरफुली देखो। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है उसका लेंथ कितना है? क्या ये तुमको 12 नहीं दिखाई दे रहा है? तो साहब ये वाला जो आपका रॉड का पोर्शन है ना, इसका लेंथ हमको 12 है। ये वाला जो रॉड का आपको लेंथ है वो आपको कैपिटल एल है, और जो आपको एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है साहब ये लेंथ भी तो हमको एल होगा, 3l - 2l, जो कि हमको एल के बराबर है। अच्छा अगर मैंने एल लेंथ का मास m मान लिया है तो ये वाले l लेंथ का मास भी m होगा, लेकिन 2l लेंथ का मास कितना हो जाएगा? जब लेंथ डबल हो गया तो मास भी यहां पर आपको डबल हो जाएगा। ठीक है, सेम मटेरियल का आपको ये रॉड रखा हुआ है। बढ़िया है। हमसे पूछ रहा है भैया सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर, तो आप यहां पर चाहो तो x सेंटर ऑफ मास अलग सॉल्व कर लो, y सेंटर ऑफ मास अलग सॉल्व कर लो। कुछ लोग यहां पर डायरेक्टली r वेक्टर भी सॉल्व करते, तुम वैसा भी कर सकते हो, लेकिन हम कह रहे हैं आप x को अलग सॉल्व कर लो, y को अलग सॉल्व कर लो। ठीक है, और अगर तुम चारों ऑप्शन को देखोगे ना तो चारों ऑप्शन का जो x वाला चीज है वो अलग अलग है, तो अगर तुम सिर्फ x भी सॉल्व कर ले तो तुम्हारा काम बन जाएगा यहां पर। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब ये वाला जो आपका रॉड है, सिर्फ इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। तो इस वाले ज्योमेट्रिक सेंटर का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जब लेंथ 12 है तो इसका x कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा l। मानते हो ना, ये जो ऑरेंज से हम लिखेंगे वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं हम। अगर तुम इस वाले रॉड की बात करोगे तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा, और इस वाले ऑरेंज डॉट का क्या है? x कोऑर्डिनेट। ये तो हमको साहब 12 के बराबर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट है 12। अच्छा इस वाले रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर इसके मिड पॉइंट पर होगा। ये डिस्टेंस आपको मुन्ना होगा l/2 और ये डिस्टेंस अपने को है बेटा जी 12। तो भैया इस वाले का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 12 + l/2 विच इज 5l/2। तो क्या यहां पर अपने 5l/2 नहीं लिख सकते? अच्छा यानी कि जो x सेंटर ऑफ मास होगा दैट इज गोइंग टू बी योर m1x1। मास कितना है? 2m मल्टीप्लाइड बाई योर l, ऑरेंज वाला मेरा x कोऑर्डिनेट है। फिर मास है हमको यहां पर m, x कोऑर्डिनेट इज योर 12, मास है m और x कोऑर्डिनेट है अपने को यहां पर 5l/2 डिवाइडेड बाई योर टोटल मास, जो कि अपने को 4m के बराबर है। अच्छा तो आप यहां से m को सल्टा देंगे एंड दिस विल गिव यू हाउ मच? आपके पास ये 2 + 2 4 है, 4 + 5/2 कितना होगा? 4 + 5/2 2 4 8 5 13, तो ये आपको हो जाएगा 13l/ और नीचे में 2 × 4 8 हो जाएगा। सो बेसिकली 13l/8 आपको इस वाले ऑप्शन में दिख रहा है, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए।
अगर तुमको मन कर रहा है तो तुम y वाला भी चेक कर सकते हो। हम खाली तुमको यहां पर y कोऑर्डिनेट लिख देते हैं विद द पिंक कलर। तो भैया इस वाले, ये आपका सेंटर है, इस वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास है, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेसिकली ये जो हाइट है जो कि हमको l के बराबर है। ठीक है, इस वाले रॉड का y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपको, ये हाइट कितनी हो जाएगी आपको l/2, दिस इज योर l/2, और इसका तो y कोऑर्डिनेट ही हमको 0 हो जाएगा। तो भैया आप करो m1y1 m2y2 m3y3 अपॉन टोटल मास, आपको यकीनन ये वाला भी मैच कर जाएगा। हालांकि करने की जरूरत नहीं, हमको ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्लियरली दिख रहा है। इस सवाल में सिली मिस्टेक करने के बहुत स्कोप है। क्यों? क्योंकि बहुत से बच्चों को मैंने देखा है हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में इसका लेंथ को एल ले लेते हैं। अगर आपने भी ऐसा कोई मिस्टेक किया था तो नीचे आप जरूर से बेटा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बढ़िया है। 4 पार्टिकल्स ABCD ऑफ मासेस m, 2m, 3m, 4m, यानी इसका मास m है, इसका मास 2m है, इसका मास 3m है और इसका मास 4m है, और सभी का एक्सेलरेशन तुमको दे रखा है कि मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन तुम देख सकते हो। ए वाले का एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड है, बी वाले का ऊपर है, सी वाले का राइट साइड है और डी वाले का नीचे की तरफ है। पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइटवर्ड है। हमसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आपको हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2 एंड सो ऑन। तो ये हो गया मेरा m मल्टीप्लाइड बाई, ये एक्सेलरेशन आप देखो लेफ्ट साइड है, तो क्या मुझे ये माइनस ए आई कैप नहीं लिखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड है, तो भैया ये आपको हो जाएगा माइनस ए आई कैप। तो क्यों नहीं हम लोग इसको माइनस एम ए आई कैप लिख देते हैं, प्लस, बढ़िया है साहब। बी पे आ जाइए, इसका मास 2m है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है यानी कि 2m a j कैप। इसका एक्सेलरेशन राइट साइड है यानी कि प्लस 3m a i कैप। इसका एक्सेलरेशन नीचे है यानी कि नेगेटिव y एक्सिस में है, तो ये आपको हो जाएगा माइनस 4m a j कैप डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो भैया 4 3 7 2 9 और 1 10, तो टोटल मास अपने को यहां पर हो जाएगा 10m। m m m m आपको यहां से सलट गया है। फिर क्या बच रहा है आपके पास यहां पर, अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया 3 - 1 दिस इज योर 2a i कैप माइनस 2a j कैप डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम ध्यान से देखें तो a/5 हम कॉमन निकाल सकते थे, तो भैया i माइनस j विच इज योर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सिंपल सवाल है ये, इजिली आपके इसमें +4 नंबर आए होंगे, है ना। देखिए, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। सवाल में कहता है कि अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर थिन शीट ABCD ऑफ मास m has length a and breadth b as shown in the figure. If the shaded portion HBGO is cut off, the coordinate of center of mass of the remaining portion will be how much? ठीक है, देखिएगा आप, हम यहां पर आपके लिए दोबारा से इसका चित्र बना देते हैं। कुछ इस प्रकार का माहौल है, आपके पास शुरुआत में पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल था और कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे डिफाइन किया गया है, 0,0 आपको यहां पर है। ठीक है, इसका लेंथ आपको a है, इसका ये वाला विड्थ b है, सो दिस इज योर a,0 एंड दिस इज योर 0,b। अब तुमने क्या किया है, तुमने बेसिकली इतना पोर्शन काट के निकाल दिया। तो चलो इतने पोर्शन को हम लोग यहां से काट के निकाल देते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो, देखिए इसको करने का 2 तरीका है। एक तो वो जो नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट होता है, आपने जहां से भी पढ़ाई की होगी तो डिटेल में भी आपको पढ़ाते हैं, और इवन हमारा जो इस चैनल में सेंटर ऑफ मास वाला सेशन है, आई थिंक 40-50 मिनट्स का होगा, उसमें भी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझाया गया है। इवन कैविटी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसके अंदर तो और प्रेम से समझाया गया है आपको। सेंटर ऑफ मास में हम लोग नेगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि भैया ये हो गया आपको पूरा मास, और ये जो आपने मास निकाला उसको हम लोग ले लेंगे -m/4। लेकिन हम कह रहे हैं कि यहां पर ये सब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर 3 या फिर आप चाहो तो 4 भी ले सकते हो। The coordinates of the center of mass of the remaining portion will be how much? So basically आपके पास यहां पर ये एक पोर्शन बन गया है रेक्टेंगल और ये एक पोर्शन है रेक्टेंगल, तो आपके पास डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप्स है।
तो आप इसका सहारा ले सकते हो प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए। तो हम लोगों ने इसको दो में डिवाइड कर दिया, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो जो पोर्शन काट के निकाला गया है इसका ये लेंथ है हमको b/2, मतलब ये भी b/2 है और ये वाला a/2 है, मतलब ये 1/4 पोर्शन है जो आपने काट के निकाला, मानते हो? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसका भी स्मॉल m होगा, इसका भी स्मॉल m होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है इसका मास अगर स्मॉल m है तो इसका मास 2m है, डबल है। इतना तो दिख ही रहा है हमको। अच्छा, अब सिर्फ इस वाले पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर। अब इस वाले C1 का x और y कोऑर्डिनेट क्या क्या है आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई करो आप। यहां से लेके यहां तक आपको डिस्टेंस है a/2 और यहां से लेके यहां तक आपको डिस्टेंस हो जाएगा a/4, यानी इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3a/4। बढ़िया है साहब। ये जो हाइट है ये है हमको जनाब b/2, तो यहां से यहां तक का जो हाइट होगा दैट वुड बी b/4, दैट वुड बी b/4। हाँ जी सर। अब इसके पास आ जाइए, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर आपको यहां पर होगा, दिस इज योर C2। तो भैया ये C2 का जो आपको y कोऑर्डिनेट होगा ना वो तो जनाब b/2 के बराबर होगा। इसका y कोऑर्डिनेट होगा आपको b/2 के बराबर, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये वाला चीज, यानी a/2 का भी आधा, विच इज योर a/4। अब आप यहां पर लिखो x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 2m इंटू a/4, लिखो 2m इंटू a/4 प्लस m इंटू 3a/4। सो दिस इज योर m इंटू 3a/4 एंड टोटल मास इज योर 3m। ठीक है, m ने m को m से मार दिया, और अगर तुम ध्यान से देखो तो ऊपर में 2a है 3a है, तो सम हो जाएगा इसका 5a। सो 5a/4 और नीचे में एक 3 भी था, यानी कि भाई साहब 5a/12 हमको आ रहा है। और अगर तुम केयरफुली देखो ना तो 5a/12 आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में है। अब जिस प्रकार से आपने x के लिए लिखा है तुम उसी प्रकार से y के लिए भी लिख के देख लो। y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आपका 2m इंटू b/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 आप यहां पर लिखो 2m इंटू, हालांकि करने की जरूरत नहीं है बट स्टिल चेक करवा रहे हैं हम, m इंटू इसका y कोऑर्डिनेट इज योर b/4 अपॉन योर टोटल मास। m ने m को m से मार दिया, तो आपके पास यहां पर 2 है, यहां पर आपके पास, अच्छा ये 4 है क्या? तो ठीक है, फिर इसको भी काट ही डालो। तो आप यहां पर एलसीएम लोगे तो ये आपको हो जाएगा 5b/4 और नीचे में एक 3 था तो 5b/12। देखिए आपको फुल ऑन मैच कर रहा है। तो यहां पर आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज द शेप दैट यू वर लेफ्ट विथ उसका भी आपको रेस्पेक्टिव सेंटर ऑफ मासेस पता था। ठीक है, इस सवाल में आपके पास क्या बोल रहा है? थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास 50 ग्राम्स 100 ग्राम्स 150 ग्राम्स आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 1 मीटर। द x and y coordinates of the center of mass will be how much? So basically आपके पास पॉइंट मासेस है m1 m2 m3 और ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऐसा सवाल में बोल रहा है, जिसका साइड लेंथ आपको 1 मीटर है। तो आपको इतना दिखाई दे रहा होगा, आप सभी मासेस का कोऑर्डिनेट्स लिखो, कहां पर है वो? तो m1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0, m2 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमको, x कोऑर्डिनेट तो 1 ही है लेकिन y कोऑर्डिनेट 0 है, और m3 का x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? ये तो आपको हो जाएगा 0.5, x कोऑर्डिनेट 0.5 है, बट व्हाट वुड बी योर y कोऑर्डिनेट? भैया ये जो आपको लेंथ है ये 1 है और ये 60 डिग्री है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा? 1 sin 60 डिग्री, विच मीन्स √3 डिवाइडेड बाई 2। बस खेला खत्म हो गया आपको। अब अच्छा, यहां पे थोड़ा सा स्मार्टली देखो, अगर तुम x कोऑर्डिनेट सॉल्व करने जा रहे हो ना तो तुमको दिखाई देगा कि भैया ये दोनों ऑप्शन में सेम दिया, यानी कि यहां पर आप फंस सकते हो अगर तुमको मेहनत बचाना है एग्जाम में। और अगर तुम y देखो तो चारों का y अलग अलग है, यानी तुम y सॉल्व कर लोगे तो तुमको एग्जैक्ट ऑप्शन मिल जाएगा।
तो पहले y सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो दोनों करना चाहिए, लेकिन एग्जाम में क्या करना चाहिए वो हम समझा रहे हैं। करो m1 y1, तो m1 इंटू 0 0, यहां पर आपका m2 इंटू 0 अगेन 0 प्लस m3 विच इज योर 150, और इसका y है हमको बेटा √3/2 डिवाइडेड बाय टोटल मास 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 100 300। अगर तुम ध्यान से देखो तो 150 ने 300 को मारा तो 2, सो दिस विल बिकम योर √3/4, और ये आपको सिर्फ इस वाले ऑप्शन में है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होना चाहिए। अब तुमको खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए प्रैक्टिस करना है, तो तुम यहां पर m1 इंटू x1 भी कर लो, वो भी 0 होगा। तुम यहां पर 100 इंटू 1 कर लो, ये आपको 100 होगा। तुम यहां पर 150 इंटू 0.5 कर लो, ये आपको 75 होगा। डिवाइडेड बाई टोटल मास कर लो, दिस इज योर 175/300। 25 से आप इसको कट करोगे तो ये आपको हो जाएगा 7, और ये आपको हो जाएगा 12, यानी कि 7/12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था। ठीक, बढ़िया है। आइए बात करते हैं सवाल के लिए। A man of mass 50 kg and his son 20 kg are standing on a frictionless surface facing each other. फ्रिक्शनलेस सरफेस पे खड़े हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहां पर आपके पास एक प्राणी हो गया है और यहां पे आपके पास एक और प्राणी हो गया है। ठीक है, इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी। ए यहां पर कौन है? ये आपको मैन है जिसका मास है 50 kgs, और बी यहां पर आपको सन है जिसका मास है 20 kgs। ठीक बात है। शुरुआत में आपको दोनों रेस्ट पर है, उसके बाद ये जो है ना, ये जो आदमी है ये अपने ही बच्चे को धक्का मार रहा है, हालांकि गलत बात है, लेकिन अपने बच्चे को ये धक्का मार रहा है, देखिए पुश कर रहा है। तो जब इसने इसको धक्का मारा, यानी कि इसने इस पे फोर्स लगाया, तो इसने भी इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया होगा। तो पूरे सिस्टम पे, और यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो पूरे सिस्टम पे आपको नेट फोर्स 0 है, जिसका मतलब यह हुआ कि आप यहां पर मोमेंटम कंजर्व कर पाएंगे। राइट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आप कंजर्व कर पाएंगे। ठीक बात है। देखिए एक बात तो तय है कि जब इसने इसको धक्का मारा तो इसके पास वेलोसिटी हो गया वीबी, और इसके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी आ जाएगा वीए। इस सवाल में डायरेक्शन हमको साफ साफ दिख रहा है, तो हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, और ये सब आपको वेलोसिटीज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन में आप विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाले वेलोसिटीज लिखते हैं। अच्छा, शुरुआत में आपका मोमेंटम 0 था, दोनों आपको रेस्ट पे था। बाद में इस लड़के का मोमेंटम हो जाएगा 20 इंटू वीबी, और वीबी राइट साइड था तो पॉजिटिव, सो 20 इंटू वीबी, और इसका मोमेंटम आपको हो जाएगा -50 इंटू वीए, इसका वेलोसिटी आपको लेफ्ट साइड है। अच्छा, यानी कि आप अगर देखो तो वीबी की वैल्यू तुमको आएगी 5/2 इंटू वीए। अच्छा, हमको कह रहा है द मैन पुशेस हिज सन सो दैट ही स्टार्ट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ इतना विद रेस्पेक्ट टू द मैन। धक्का मारने के बाद ये जो आपको स्पीड दिया गया है ना, ये जो वेलोसिटी है वो आपको रिलेटिव वेलोसिटी है। जब दो वेलोसिटीज अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो इनके बीच का रिलेटिव वेलोसिटी हो जाता है वीए प्लस वीबी, एंड वी आर ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड ओवर हियर, एंड दिस इज नथिंग बट योर 0.70। अगर तुम ध्यान से देखो तो वीबी की वैल्यू आपको है 5/2 इंटू वीए इज इक्वल टू 0.7, तो यहां से हमको वीए की वैल्यू 0.20 आती हुई दिख रही है, जो कि आपको स्पीड ऑफ मैन है विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, विच इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फुल क्लैरिटी के साथ सॉल्व कीजिए, आनंद ही आनंद जीवन में। आइए बात करते हैं, सवाल है आपको कोलिजन का। चलिए काम करते हैं, एक और चित्र यहां पे बना लेते हैं, या फिर एक पहले देखते हैं यहां पर काम बनता है कि नहीं। आपके पास यहां पर दो आइडेंटिकल मासेस है, एम एम, और एक आपके पास कैपिटल एम वाला मास है। सरफेस स्मूथ है, ए एंड बी हैव इक्वल मासेस। ब्लॉक ए इज गिवन इनिशियल स्पीड वी, ब्लॉक ए को आपने स्पीड वी दिया है टुवर्ड्स बी,
ड्यू टू विच इट कोलाइड्स विथ बी परफेक्टली इनइलास्टिकली। द कंबाइंड मास कोलाइड विथ सी। अब सुनना पहले तो, जब ये वाला इसके साथ टकरा गया है और इन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, यानी कि कोलिजन के बाद दोनों इकट्ठे एक साथ एक कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, यानी अब टकराने के बाद ये आपको हो गया है 2m मास का चीज। ठीक है, ऑफ कोर्स एक के पीछे एक रखा हुआ है, लेकिन हम फिलहाल के लिए इसको यहां पर बना रहे हैं 2m मास का एक ऑब्जेक्ट है और इसका कुछ वेलोसिटी हो गया तुमको लेट अस से v1। तो आफ्टर कोलिजन तुम ये v1 सॉल्व कर सकता है। ए और बी का बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम है, mv, एंड आफ्टर कोलिजन क्या मोमेंटम है, 2m इंटू v1। तो एक बात तो तय है कि v1 इज इक्वल टू v/2, राइट। अच्छा, तो इसको हटाइए यहां से v1 को, और यहां पर हम लोग लिख रहे हैं v/2। अब ये 2m मास आपको जा रहा है और कैपिटल M से टकराने वाला है। द कंबाइंड मास कोलाइड्स विथ C ऑल्सो परफेक्टली इनइलास्टिकली, यानी ये दोनों आपस में फिर से टकराए और टकराने के बाद ये पूरा चीज एक साथ मूव कर रहा है। अब आपको सिस्टम का मास कितना हो गया है, 2m प्लस कैपिटल M, एंड दे आर मूविंग विथ सम वेलोसिटी, लेट अस कॉल इट एज v2। तो क्या हम लोग ये v2 सॉल्व नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर। बिफोर कोलिजन व्हाट इज द मोमेंटम, 2m into v/2, which is nothing but mv, and after collision momentum is 2m plus capital M into your v2। तो यहां से आपको बेटा v2 की वैल्यू आ जाएगी mv डिवाइडेड बाई 2m प्लस कैपिटल M। अच्छा, सो दिस v2 is equal to m into v डिवाइडेड बाई 2m प्लस कैपिटल M। अब पढ़िए क्या बोल रहा है आगे। द कंबाइंड मास कोलाइड्स विथ C ऑल्सो परफेक्टली इनइलास्टिक। 5/6 of the initial kinetic energy, this is your initial kinetic energy, is lost in the whole process. What is the value of m by capital M by small m? 5/6 is lost in the whole process. अगर तुम स्मार्टली सोचो, 5/6 लॉस्ट का मतलब है कि 1/6 बचा है। बोलो हाँ कि ना। फिर से बोल रहे, ध्यान से सुनना। 5/6 लॉस्ट का मतलब है कि 1/6 बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? ये इसका क्या है काइनेटिक एनर्जी? लिखो तो एक बारी। हाफ m, मास कितना है 2m प्लस स्मॉल m, 2m प्लस कैपिटल M, हाफ m v स्क्वायर, ये वेलोसिटी है, इसका स्क्वायर करो, m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m प्लस कैपिटल M का होल स्क्वायर। ये जो चीज बचा है, दिस इज 1/6 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज योर हाफ mv का स्क्वायर। अच्छा, तो ये वाला चीज एक स्क्वायर को मार देगा, हाफ को मार देगा, v स्क्वायर को मार देगा, m एक m को मार देगा। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6m इज इक्वल टू 2m प्लस कैपिटल M, यानी कि 4 स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M, यानी कि कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू 4, विच इज योर ऑप्शन नंबर C ओवर हियर। बहुत बढ़िया है सवाल, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है ना कि इस लैंग्वेज में बच्चे ना कभी कभी गलत इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी इन अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। अ पीस ऑफ वुड of mass 0.03 kg is dropped from the top of a 100 meter height building। अच्छा, आइए, तो एक 100 मीटर का हाइट का बिल्डिंग है। पहले तो बिल्डिंग बनाओ भाई, पहले ना आप बिल्डिंग बनाओ। तो ये हमने बना दिया बिल्डिंग, ठीक है, और ये हमारा ग्राउंड। अच्छा, सो हमसे कह रहा है कि आपने इतने मास का ड्रॉप किया है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 100 मीटर बिल्डिंग। ये हाइट आपको 100 मीटर है और यहां पर आपका वो मास है विच इज योर 0.03 kg, और इसको आपने ड्रॉप किया है।
यानी इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 0। एट द सेम टाइम अ बुलेट ऑफ मास इतना केजी इज फायर्ड वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी 100 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। उसी समय तुमने यहां से एक बुलेट को वर्टिकली अप फायर किया है, उसका मास है 0.02 kg एंड द वेलोसिटी इज 100 मीटर्स पर सेकेंड। द बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द वुड, then the maximum height to which the combined system reaches above the top of building before falling below is how much? अब देखिए इस सवाल को आप दो प्रकार से अप्रोच कर सकते हैं। एक अप्रोच जो कि दिमाग में कम आता है, आपको वो इंस्टेंटली क्लिक नहीं करता है, लेकिन वो फास्टर अप्रोच है। फास्टर अप्रोच में हम क्या कह रहे हैं, तुमने सेंटर ऑफ मास कोलिजन का है ना एक वैरायटी किया होगा, जहां पे आप करते होंगे कि भैया एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और वो जा रहा है, सपोज कीजिए वो फट गया तो एक टुकड़ा इधर गिरा एक टुकड़ा इधर गिरा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास होगा वो वही ट्राजेक्ट्री लेगा जो कि इनिशियल पैराबोला लेने वाला था। बेसिकली यहां पर भी आप कुछ इस प्रकार से सोचिए कि ये आपको आ रहा है, ये आपको जा रहा है, राइट। पूरे सिस्टम का है ना, पूरे कंबाइंड सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी होगा, पूरे कंबाइंड सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। ये जा रहा है जा रहा है जा रहा है, दोनों आपस में टकराता है, दोनों आपस में कोलिजन करता है। जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, राइट, आपका ड्यूरिंग द कोलिजन जो mg फोर्स है वो नॉन इंपल्सिव है। सो जस्ट ड्यूरिंग the collision, just before and just after, momentum is conserved, right। अब सिस्टम का मोमेंटम होता है सिस्टम का मास इनटू सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। मोमेंटम सिस्टम का मोमेंटम होता है इतना। अगर आपका सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आपको वही रही, ठीक है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का जो बिहेवियर है ना वो आपको नहीं बदलेगा जस्ट बिकॉज कोई कोलिजन हो रखा है यहां पर। अगर हम लोग इस बात का फायदा उठाए, सबसे पहले इस सवाल में आप लिखो कि भैया आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, m1 u1 m2 u2 एंड सो ऑन। शुरुआत में इसका कोई स्पीड था ही नहीं तो ये 0 हो गया है, प्लस 100 into 0.02 which is going to be your 2 only divided by total mass 0.03 plus 0.02 is 0.05, so this turns out to be your 40 meters per second। और देखिए ये पॉजिटिव आया है, ये वाला जब आपने प्रोडक्ट लिया था तो ये तो था ही पॉजिटिव क्योंकि ये अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी है। सो आपको सेंटर ऑफ मास, सपोज करो सेंटर ऑफ मास आपको यहां है, लेट अस से आपको यहां पर सेंटर ऑफ मास है, वो तो अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। ये आपको सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास यहां पकड़ लो, ये आपको सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास का इस समय जो वेलोसिटी है वो है 40 मीटर्स पर सेकेंड। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगेन m1 a1 m2 a2। सो इस वाले मास का अगर हमने m1 बोला है, सो m1 और इस पे क्या है एक्सेलरेशन, ग्रेविटी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि -g इतना, प्लस m2 इस पे भी आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में -g ही है, तो माइनस m2g अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2। आप यहां से न्यूमरेटर से -g कॉमन लीजिए तो आपको m1 m2 मरेगा, यानी सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ना वो वही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमको निकल कर आ गया 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, एक बार तुमने सेंटर ऑफ मास का ये सब चीजें सॉल्व कर लिया, अब ये भी पता कर लो कि भैया शुरुआत में सेंटर ऑफ मास कहां पर था इनिशियली। तो भैया ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका ये रहा, आपके पास एक वाई एक्सिस पकड़ लो, एक मास आपके पास है यहां पर 0.02 kg और एक मास है तुम्हारे पास 0.03 kg ओवर हियर, और ये डिस्टेंस आपको 100 मीटर है, यानी इसका अगर हमने लिया है कोऑर्डिनेट 0,0 तो ये हो जाएगा 0,100।
सो y सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1y1, तो ये आपको 0 हो जाएगा m1y1, m2y2 यानी 100 इंटू 0.03 विच इज योर 3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 0.03 प्लस 0.02 इज इक्वल टू 0.05, दिस टर्न्स आउट टू बी योर 60 मीटर्स। ठीक है, तो भैया सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पर है कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमने सॉल्व कर लिया। दिस इज माय डियर फ्रेंड 60 मीटर्स, नॉट सेंटीमीटर, 60 मीटर्स। अब तुम है ना सेंटर ऑफ मास के ऊपर खाली फोकस करो कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 40 था, उस पे एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा 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 और कभी ना कभी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हुआ होगा। और तुम ये बात भी जान रहे हो कि भैया जब दोनों आपस में कोलाइड किए थे, कोलिजन वाज योर इन इलास्टिक कोलिजन, कहीं तो लिखा होगा, या फिर यहां पे लिखा हुआ है एम्बेडेड, यानी कोलिजन के बाद दोनों एक सिंगल एंटिटी की तरह ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो कोलिजन के बाद वो जो सिंगल एंटिटी है उनका सेंटर ऑफ मास खुद उस बॉडी पर ही लाई कर रहा होगा। तो ये कहना सही रहेगा कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जहां पर 0 हुआ है वही होगा द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द कंबाइंड बॉडीज। अच्छा, तो सॉल्व करो। v स्क्वायर cm इज इक्वल टू योर u स्क्वायर cm प्लस 2acm इंटू s। 0, दिस इज 40, तो ये हो गया स्क्वायर 1600 माइनस 20 इंटू एस, सो एस इज इक्वल टू हाउ मच? ये आपको आया 80 मीटर। अब सुनिएगा मेरी बात को, अगर ये 60 है मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 40 मीटर्स है, और आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां से कितना ऊंचा गया टोटल? वो यहां से ऊपर गया है 80 मीटर, यहां से ऊपर गया है 80 मीटर। हमको आंसर चाहिए बिल्डिंग के टॉप से कितना ऊपर गया है, तो 80 माइनस 40 विच इज योर 40 मीटर। अब ये एक्सप्लेन इतना डिटेल में किया जा रहा है, इसके लिए समय लग रहा है। अगर आपको ये चीज से आप थोड़े से भी अवेयर है तो आप इसको जल्दी निपटा देंगे बेसिकली। ठीक है, देखो एक तो हो गया ये अप्रोच। दूसरा अप्रोच है जहां पर आप नॉर्मल तरीके से इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हटा रहे इसको हम लोग, खट 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 खट। नॉर्मल अप्रोच मतलब कि भाई साहब ये दोनों आपस में कोलाइड किए होंगे। कहां कोलाइड किए, कोलिजन के बाद उनकी क्या वेलोसिटीज है, वो सब फंडामेंटली सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि भैया ये दोनों मासेस कितने देर बाद आपस में कोलाइड किए होंगे, ये सॉल्व करने के लिए यू कैन अप्लाई रिलेटिव मोशन, राइट? अगर ये बॉडी 1 है, ये वाला आपका बॉडी 2 है, सो विद रेस्पेक्ट टू पार्टिकल 1, सो भैया पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में, अच्छा जैसे तुमने पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में बोल दिया, पार्टिकल 1 आपको आ गया रेस्ट पे। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1? दिस इज योर u2 माइनस u1, u2 इज 100 और ये आपको था ही 0, तो ये आपको हो गया चुपचाप से 100। What is acceleration of 2 with respect to 1? So acceleration of 2 minus acceleration of 1, दोनों का ही acceleration माइनस g है, तो ये आपको हो गया 0। तो भैया 1 के रेस्पेक्ट में 2 के पास एक कांस्टेंट वेलोसिटी है बिकॉज एक्सेलरेशन इज 0। तो कितना टाइम लगा होगा 2 को 1 से टकराने के लिए, 1 तक पहुंचने के लिए? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन स्पीड, दिस इज योर 1 सेकेंड, क्योंकि रिलेटिव फ्रेम में रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया था, विच मेड योर लाइफ वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी सिंपल ओवर हियर। अच्छा, बहुत बढ़िया है। अब देखिएगा, तो आपको यह पता चल गया है कि कितना टाइम लगा है, टाइम इज इक्वल टू योर 1 सेकेंड ओवर हियर। अब यह पता करो, क्या पता करोगे? 1 सेकेंड में ये कितना, और रादर ये वाला कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करो, तो 1 सेकेंड में ये ट्रैवल किया होगा हाफ a इंटू टी का स्क्वायर, दिस इज योर 5 मीटर। यानी बिल्डिंग के टॉप से
5 मीटर नीचे, और यहां पे ये वाला हो जाएगा 95 मीटर, राइट। तो इस लोकेशन पर दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड किए होंगे। ये आपको 1 था और ये आपको 2 है, ठीक है। कोलिजन से पहले 1 का कुछ वेलोसिटी होगा और 2 का भी कुछ वेलोसिटी होगा। 1 का वेलोसिटी कितना होगा? So that is equal to v is equal to u plus 80 basically. So this is your 10 into 1. This is your 10 meters per second. अब इस सबको एक बार के लिए भूल जाइए, ठीक है। और इस वाले का क्या वेलोसिटी होगा? दिस इज योर v2 इज इक्वल टू u, इसका u ही आपको 100 है, माइनस 80 होगा, माइनस 10 इंटू 1, दिस इज योर 90। तो ये आपको जो v2 है दिस इज योर 90 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको पता चल गया कि भैया कोलिजन से पहले इनका क्या क्या वेलोसिटीज है, राइट। इसका मास था आपको 0.03 kgs। अब यहां पर लगाओ आप मोमेंटम कंजर्वेशन। सो जस्ट बिफोर कोलिजन पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना हो जाएगा आपको? मास इनटू वेलोसिटी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो आप लिख दो यहां पर माइनस 0.03 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस ये आपको हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाइड बाई 90, और उसके बाद दोनों मास कंबाइंड हो गया है, यानी कि मास है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई योर वेलोसिटी, जो भी उसका कंबाइंड वेलोसिटी है। ठीक बात है सर। तो आप यहां से देखिए, आप चाहो तो डेसिमल 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 को यहां से उड़ा सकते हो। ये आपको -30 है, ये आपको है 180। सो 180 माइनस 30 इज 150, 5 नीचे आएगा। सो दिस मेक्स v इज इक्वल टू 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब आपको यह पता चल गया है कि टकराने के बाद ये आपको 0.05 kg का एक कंबाइंड सिस्टम बन गया है जिसका वेलोसिटी है 30 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब यहां से ये कितना मैक्सिमम और ऊंचा जाएगा, ये हाइट सॉल्व करना बहुत सिंपल सी बात है। h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, 900 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ग्रेविटी, दिस इज योर 45। तो यहां से यहां 45 गया है, लेकिन हमको आंसर देना था बिल्डिंग के टॉप से कितना ऊपर गया है। तो ये कितना हो जाएगा? h माइनस 5, यानी कि 45 माइनस 5 विच इज योर 40। तो सॉल्व कैसे भी करो आंसर आपको आएगा। ठीक है, सवाल बढ़िया है। हमने इसका दोनों ही अप्रोच आपको बता दिया है। आप इसको अपने हाथों से एक बार दोबारा से रीडू कीजिए, सॉल्व कीजिए, तब आपको और आनंद मिलेगा। A body of mass m1 moving with an unknown velocity of v1 i cap। तो यहां पर आपके पास m1 है, और अगर तुम ध्यान से देखो ना, सब जगह i cap i cap i cap i cap है, यानी कि राइट साइड है। तो हम हर जगह बस एरो दिखा रहे हैं राइट साइड का। दिस इज योर v1। आपके पास एक और मास m2 है, इसका वेलोसिटी है v3। आफ्टर कोलिजन m1 का जो वेलोसिटी है वो कह रहा है कितना हो गया है, v3, एंड आपका जो m2 है उसका वेलोसिटी हो गया है v4। ठीक है, सब आपको आई कैप ही है। हमको मास में रिलेशन दे रखा है, हमसे कहता है कि m1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m2, लिखो 0.5 को 1/2। और आपके पास यहां पर एक और रिलेशन दिया हुआ है, दैट इज v1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स v3। तो हमको v1 बताना है। और कोलिजन हमको कुछ और इंफॉर्मेशन दिया है क्या? ब्ला 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 ब्ला। चलिए, तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं। ये आपको हो जाएगा m1, और एक काम करो ना, m1 को 2m2 लिखते चलो। सो 2m2 इंटू v1 प्लस दिस इज योर m2 इंटू v2, दिस इज योर 2m2 इंटू v3 प्लस योर m2 इंटू v4। तो आपका यहां से जो m2 वाला टर्म है वो तो आपको सलट गया। अच्छा, अब अगर तुम ध्यान से देखो तो हमको v3 नहीं चाहिए अपने लाइफ में। तो एक काम करो, आप v3 जो दिया था ना सवाल में वही यूज करो, 0.5 v1। दिस इज योर 2 v1 प्लस v2, दिस इज योर 2 इंटू v3, एंड v3 इज 0.5 v1। तो यहां पर लिखोगे तो सिर्फ v1 बचेगा प्लस योर v4।
तो आपको चाहिए सवाल में v1, तो v4 को इधर ले आओ। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ किया क्या? अच्छा सॉरी, अपने को v1 ही चाहिए ना, तो इसको इधर ले आओ। सो 2v1 माइनस v1 इज v1, सो दिस इज योर v4 माइनस v2 विच इज इंडीड योर ऑप्शन नंबर बी। तो बस खाली मैन्युपुलेशन का सवाल है, दैट्स इट। अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है भैया? A body of mass 2 kg makes an elastic collision with a second body at rest. आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है 2 kg, कुछ तो वेलोसिटी रही होगी। एक और बॉडी है, उसका मास दिया नहीं है, लेकिन ये आपको रेस्ट पे था, एंड कोलिजन जो है वो आपको इलास्टिक कोलिजन है, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन बट विथ 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। यानी कि टकराने के बाद इसका जो वेलोसिटी है वो आपको हो गया है u/4, लेकिन जो दूसरा वाला मास है इसका वेलोसिटी कुछ नहीं बोला है, तो इसको हम लोग यहां पर v पकड़ लेंगे। देखो एक इक्वेशन हम यहां पर लिख सकते हैं, हमसे मास पूछ रहा है, ये m पूछ रहा है। एक इक्वेशन तुम यहां पर बना सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का, दैट E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जो कि आपको यहां पर हो जाएगा v माइनस u/4, और E की वैल्यू 1 होगी, तो ये आपको हो जाएगा v माइनस u/4 डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो कि सिर्फ आपको u है। तो यहां से हमको दिख रहा है v इज इक्वल टू 5u/4। ठीक, एक और इक्वेशन तुम बनाओगे मोमेंटम कंजर्वेशन, 2 इंटू यू इज इक्वल टू, ये आपको थाई रेस्ट पर 2 इंटू दिस मच, सो दिस विल बी योर u/2 प्लस m इंटू v, और v है आपको 5u/4। अच्छा, तो आपका जो यहां से u है वो तो सलट गया, और ये 1/2 को आप इधर लेके आओगे तो आपके पास बचेगा यहां पर 3/2, दिस इज योर 5m/4, ये आपको मरेगा 2 हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू 6/5, दैट इज योर 1.2, और ऑप्शन नंबर डी में है आपके पास 1.2। देख रहे हो, ये सभी सवाल में आपके +4 नंबर बनने चाहिए ही चाहिए। आइए, एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m suffers one-dimensional elastic collision with a nucleus at rest of unknown mass। आप खाली ये अल्फा अल्फा नाम देके घबराओ मत, और अल्फा पार्टिकल का मास m लेने बोल दिया है, तो अपने मन से हड़बड़ा के 4m मत ले लेना। तो आपके पास यहां पर आप समझिए कि एक पार्टिकल है और इसका कुछ तो स्पीड रहा होगा, ये जाता है, और एक और पार्टिकल जो कि बेसिकली इस सवाल में न्यूक्लियस है, और ये आपको बॉडी रेस्ट पे था, ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है। इट इज स्कैटर्ड डायरेक्टली बैकवर्ड्स, यानी ये जाता है, इसके साथ टकराता है, और टकरा के बैकवर्ड्स लौट गया है ना। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में ये सब चीजें सुनी होंगी, देखी होंगी। लूजिंग 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब सुनो मेरी बात को, ये जो m मास था ना, ये टकरा के वापस लौटा है, एंड जाहिर सी बात है ये जब इससे टकराया होगा तो इस पे धक्का राइट साइड मारा था, तो ये जो आपको न्यूक्लियस है, इसका मास कैपिटल M मान लेते हैं, इसके पास कुछ वेलोसिटी राइट साइड रहा होगा। हमको ये स्पीड दे दिया है, कैसे दे दिया है? इंफॉर्मेशन दिया है 64% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। इसका अगर 64% लॉस कर गया है तो कितना बचा है इसके पास अपने पुराने एनर्जी की तुलना में? 36% बचा है। अब सुनो, अगर किसी बच्चे ने बोला है कि सर इसका वेलोसिटी v2 होगा, तो तुम ये बोलोगे ना कि भाई साहब हाफ m v2 स्क्वायर इज नथिंग बट 36%, यानी कि 0.36 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वन, दैट इज योर हाफ mu का स्क्वायर। सो हाफ m मरा, तो यहां से आपको v2 आ रहा है 0.6 टाइम्स u, 0.6 टाइम्स u इसका वेलोसिटी है, ठीक है, देख लो एक बार। अच्छा, इसको हटा देते हैं, अब इसके कोई काम नहीं अपने को। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज हाउ मच? आप यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का एक इक्वेशन बनाओगे, दैट 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। भैया ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी
0.6u plus your v1 and velocity of approach is simply your u. तो यहां से आपको दिख रहा है v1 is equal to 0.4 times u, 0.4 times u. अब लिखो मोमेंटम कंजर्वेशन, m into u is equal to, इसका लिखोगे मोमेंटम माइनस 0.6 into mu प्लस कैपिटल M into 0.4 टाइम्स u ओवर हियर. ठीक, सो u को हम यहां पर निपटा सकते हैं. ये जब इधर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा 1.6 स्मॉल m और 0.4 भी हम लोग यहां पर नीचे ला देंगे तो कैपिटल M, और ये जब इसके साथ कटअप कुट्टी करोगे तो 4 टाइम्स m, यानी कि आपको 10th का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब दिख रहा है. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं हम लोग यहां पर. क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? A particle of mass m is moving with a speed 2v and collides with a mass 2m moving with a speed v in the same direction. मतलब आपके पास एक पार्टिकल है m, उसका गति था 2v और इसी डायरेक्शन में आपको एक और पार्टिकल 2m है जो कि स्पीड है v. ठीक बात है सर. अब देखते हैं टकराने के बाद क्या हुआ. आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट मास इज स्टॉप्ड कंप्लीटली. ई वाला जो मास था ना, कोलिजन के बाद ई वाला मास आ गया रेस्ट पर. एंड द सेकेंड वन स्प्लिट्स इनटू 2 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m. ये वाला दो इक्वल मास m और m में टूट जाता है. each m which moves at angle 45 degree with respect to the original direction. ओरिजिनल डायरेक्शन आपको ये है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन आपको ये था और 45 डिग्री पे दोनों मास ट्रैवल कर रहा है. तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला मास ऊपर की तरफ यानी कि ऐसे ट्रैवल कर रहा है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो ये वाला मास ऐसे ट्रैवल किया होगा. इस वाले को भी फिर ऊपर डायग्राम नहीं बना सकते ना तुम भैया, आपको मोमेंटम तो कंजर्व करना पड़ेगा एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में. अगर कोई बच्चा सोचता है कि सर ये वाला मास भी तो साहब ऐसे ऊपर की तरफ ट्रैवल किया होगा, तो भैया कोलिजन से पहले मोमेंटम सिर्फ एक्स एक्सिस में था और कोलिजन के बाद आपको मोमेंटम का अगर तुम ये लेते हो मतलब एक्स कंपोनेंट भी होगा वाई भी होगा. ऐसा पॉसिबल है क्या? वाई में तो मोमेंटम होना ही नहीं चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब आपने इस वाले मास को वेलोसिटी ऐसे दिया होगा. ठीक बात है साहब. अच्छा, और क्योंकि ये दोनों मासेस आपको आइडेंटिकल है, वी डोंट वांट एनी मोमेंटम टू बी अलोंग वाई एक्सिस, ये दोनों वेलोसिटीज अपने को सेम होनी पड़ेगी तभी ना आप, क्योंकि ये एंगल आपको देखिए 45 डिग्री है. मास इनटू वेलोसिटी का आप इधर कंपोनेंट लोगे, मास इनटू वेलोसिटी का आप इधर कंपोनेंट लोगे, वो दोनों कंपोनेंट मरना चाहिए, तभी पॉसिबल है जब ये दोनों आपको सेम होगा. The speed of each of the moving particle would be how much? हमसे v1 की वैल्यू यहां पर पूछ रहा है. x एक्सिस में मोमेंटम को कंजर्व कर दो. शुरुआत में क्या है? 2mv यानी कि 4mv. बाद में क्या है? मास इनटू, ये तो आपको रेस्ट पे ही है, इसका आपको हो जाएगा m इंटू v1 cos 45 डिग्री, और इस वाले का भी होगा m इंटू v1 cos 45 डिग्री. तो डबल कर देते हैं इस चीज को. आप अगर देखेंगे तो भैया आपका 2 इंटू एम इसको मारेगा तो यहां पर सिर्फ 2 बचेगा, यानी v1 की वैल्यू आपको हो जाएगी 2√2v विच इज योर ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है. देखिए सवाल देखिए, सवाल में सिर्फ मेहनत करना है, बाकी कुछ दम नहीं है. Two particles of masses capital M and 2m moving as shown with speed 10 and 5 collides elastically at the origin. After collision they move along the indicated directions with speed v1 and v2. तो v1 और v2 की वैल्यू बताइए. यहां से मास आ रहा है, यहां से मास आ रहा है, टकराने के बाद ऐसे निकल गया और ऐसे निकल गया. एंगल्स आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करो, आप इसको ले लो x एक्सिस और ऐसा ले लो y एक्सिस. समझ रहे हो ना? सो वी आर डिफाइनिंग आवर पॉजिटिव x एक्सिस लाइक दिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस लाइक दिस, और x और y में ना मोमेंटम को कंजर्व करना है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. अच्छा, अब ये वाला जो स्पीड 10 है ना,
इसका दो कंपोनेंट होगा, आपको इस 10 का दो कंपोनेंट होगा। एक ऐसा कंपोनेंट होगा, हम इसी में बना रहे हैं तो ध्यान से फॉलो कीजिएगा, एक ऐसा होगा। ये एंगल 30 डिग्री है माने साहब, ये एंगल भी हमको 30 होता। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो 10 का इधर कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 30 डिग्री विच इज योर 5√3, और ये हो जाएगा 10 sin 30 डिग्री विच इज योर 5। इस वाले वेलोसिटी का आपको इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा। ये 45 डिग्री है, मतलब ये भी 45 होगा, मतलब ये हो जाएगा वेलोसिटी 5/√2, और ये वेलोसिटी हो जाएगा मुन्ना 5/√2। कोलिजन के बाद ये v1 है, इस v1 का आपको दो कंपोनेंट होगा, है कि नहीं? एक इधर हो जाएगा v1 cos 30 डिग्री विच इज योर √3v1/2, और एक हो जाएगा आपको ऊपर की तरफ विच इज योर v1/2। v2 का अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको v2 का दो कंपोनेंट होगा, 45 डिग्री है तो चुपचाप से v2/√2, और यहां पर भी आपको आएगा v2/√2। ठीक है। अब हालांकि अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो अगर तुम सिर्फ v1 भी सॉल्व कर रहे हो तो तुमको यहां पर ये दोनों ऑप्शन सेम है, तुम अगर v2 सॉल्व कर रहे हो तो ये दोनों ऑप्शन सेम है। तो हालांकि थोड़ा बहुत है ना इंट्यूशन बता रहा है कि आंसर क्या होना चाहिए जिस प्रकार का ऑप्शन सेटिंग है, लेकिन अपने को ना बकायदा सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस में मोमेंटम कंजर्व करो, बिफोर कोलिजन इसका मोमेंटम है इतना, और डायरेक्शन राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। तो ध्यान देते चलिएगा, बार बार हम बताएंगे नहीं, याद नहीं दिलाएंगे कि प्लस लिया है कि माइनस। इसका मोमेंटम हो जाएगा 2m इंटू दिस, है ना, दिस इज योर प्लस 2m टाइम्स योर 5/√2 is equal to, after collision 2m into this thing, this is your 2m multiplied by √3v1/2 plus ये हो जाएगा m into v2/√2, so this would be your m into v2 divided by √2। m ने m को m से मार दिया है, 2 ने 2 को मार दिया है, √2 ने यहां पर एक √2 पैदा कर दिया है। तो ये आपको हो रहा है 5√3 प्लस 5√2 इज इक्वल टू, दिस इज योर √3v1 प्लस योर v2 डिवाइडेड बाय योर √2। अच्छा, तो हमने x में इक्वेशन बना ली है, लेकिन आप जैसा देख सकते हैं दो अननोन है तो अपने को दो इक्वेशंस चाहिए। अब y में लिखो, आइए y में लिखते हैं। इसका जब लिखोगे तो इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो आपने लिखा है -5 इंटू m। इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो आपने लिखा है 2m इंटू 5 डिवाइडेड बाई √2। इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, सो मास 2m था ना, तो आप क्या लिखोगे 2m इंटू v1/2, और इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो -m इंटू v2 डिवाइडेड बाई √2। m ने m को m से मार दिया है, 2 ने 2 को मार दिया है, √2 ने अगेन इस √2 को मार दिया है। तो यहां पर आपको दिख रहा है 5√2 माइनस 5 इज इक्वल टू v1 माइनस v2 डिवाइडेड बाई √2। देखिए, सो दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन, यहां रखो। अब दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अगर तुम ध्यान से देखो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये दोनों आपको मर जाएगा, तो आप v1 तो निकाल ही पा रहे हो, दोनों को ऐड करोगे तो ये आपको ऐड होके हो जाएगा कितना 10√2 प्लस 5√3 माइनस 5 इज इक्वल टू v1 अगर कॉमन ले लेंगे तो √3 प्लस 1। अब स्लाइट अप्रोक्सीमेशन तो लेना ही पड़ेगा, √2 को है ना, हालांकि 1.414 तक जाता है, आप 1.4 से एक बार काम चलाओ तो ये आपको हो जाएगा 14 प्लस √3 आपको होता है 1.73, फिलहाल के लिए 1.7 से काम चला रहे हैं, ये आपको हो जाएगा 5, सो 5 7 35 8.5, दिस इज योर 8.5 माइनस 5 इज इक्वल टू v1 1.73 इंटू प्लस 1 दैट इज योर 2.73। So v1 is equal to
14 minus 5 is 9 and 9 plus 8 is your 17.5 divided by 2.73. 2.7 भी अगर हम लोग एक बार देखें तो इसको डिवाइड करने से ये आपके पास 175 अपॉन 27 जैसा कुछ है। तो क्या चीज से आप इसको काटोगे? अगर हम लोग 6 से इसको ले, सो 6 7 42, 2 6 12 एंड दिस इज योर 4 यानी 16, यानी कि 6 से देना पड़ेगा तो 162 आएगा आपके पास। 162 लिखने के बाद बचेगा यहाँ पर 13, तो 130 है। तो भैया आपको 5 के आसपास से ये जाना चाहिए, यानी V1 आपको 6.5 के आसपास होगा, जो कि हमको यहां पर A और C में दिख रहा है। तो ये दोनों आपको पॉसिबल नहीं है। अब आपको है ना, एक बार आपका V1 आ गया है, किसी भी एक इक्वेशन में आप V1 की वैल्यू को डालो 6.5 एंड ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V2 ओवर हियर। आई एम टेलिंग यू आंसर 6.3 होना चाहिए, क्योंकि आपको मेहनत करवाने के लिए दो ऑप्शन में यहां पे सेम दिया हुआ है। हालांकि एग्जाम में ये सब चीज इस्तेमाल मत कीजिएगा, बाकायदा सॉल्व कीजिएगा। तो V1 आपको आया कितना 6.5, √2 कितना है 1.4, सो 1.4 into 5 is how much 7, 7 minus 5 is 2, so 2 is equal to V1 माइनस V2 हम लोग क्या बोल रहे थे अभी, सॉरी V1 6.5 है माइनस V2 अपॉन योर √2, सो V2 अपॉन √2 इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा, सो दिस इज योर 4.5, सो V2 इज 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.4। तो ये क्या अपने को आ रहा है क्या, दिस इज योर 180, दिस इज योर 5 और 4, तो 0 3 6.3। वाह, खत्म कहानी। अच्छा आइए, अगर यहां तक पहुंच गया ना तो बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बेहतरीन बात है, सुंदर बात है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपका क्या स्कोर रहा, क्या लर्निंग है ना, सॉल्व कीजिए, मजा है। A wedge of mass 4m lies on a frictionless plane. A particle of mass m approaches the wedge with speed v. There is no friction between the particle and the plane or between the particle and the wedge. The maximum height climbed by the particle on the wedge is given by how much? देखिए सवाल बढ़िया है अगर आपने ये सब कर रखा है। इवन हमारे कोलिजन वाले जो चैनल पे जो वीडियो है ना, उसके अंदर भी इसके बारे में आपको जानकारी प्रॉपर तरीके से दी हुई है। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, आपके पास है ना एक कहा गया एक वेज है। अब सवाल को है ना समझ में आ रहा है कि कुछ इस प्रकार का आपके पास स्ट्रक्चर रहा होगा, ठीक है। इसका मास आपको 4m है और यहां पर आपको एक पार्टिकल है, इसका मास m है, ये अप्रोच किया विद अ स्पीड v। कहीं पर यहां पर भी आपको कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जब ये इसके ऊपर चढ़ना शुरू करेगा ना, ऐसे मान लीजिए यहां तक आया, आप समझिए कि ये वाला है ना, इस वेज पे एक नॉर्मल लगाएगा ऐसे, और इस नॉर्मल का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये फोर्स इस वेज को भी आगे की तरफ चलाएगा, मूव कराएगा। अब जिस प्रकार से वेज पे nx लग रहा है, इस स्मॉल m पे भी nx लगता, तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है। वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में नहीं है। तो आप इस प्रकार के सवाल में हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कंजर्व करते हैं, ठीक बात है। सो मैंने बोला कि भैया ठीक है, ये इस पे चढ़ रहा है, एट द सेम टाइम ये वेज भी आपको कोई वेलोसिटी गेन कर रहा है। मान लेते हैं कि ये जो स्मॉल एम मास है ना, मैक्सिमम हाइट बस इतना ही ऊपर चढ़ पाया। यहां तक चढ़ने का मतलब है कि अगर किसी ऑब्जर्वर को तुम यहां पर बैठा दोगे तो इस ऑब्जर्वर को दिखाई दे रहा है कि ये जो आपका ब्लॉक है ना, अब ये ऊपर नहीं जा पा रहा है। वेज तो आपको राइट साइड जा रहा होगा विद सम वेलोसिटी v1, और अगर वेज राइट साइड जा रहा है मतलब ये ब्लॉक के पास एक v1 तो है ही राइट साइड, ठीक बात है। अच्छा, तो जब ये स्मॉल m अपना h max पहुंच गया है, मैक्सिमम हाइट पहुंच गया है, तो भैया इस ब्लॉक और वेज का एक कॉमन वेलोसिटी है v1 उस वक्त। x में अगर तुम मोमेंटम कंजर्व करोगे तो इनिशियल मोमेंटम है हमको mv और बाद में हमको मोमेंटम कितना हो जाएगा, टोटल मास इज 5m एंड वेलोसिटी इज योर v1।
तो आपका m ने m को मार दिया, सो v1 इज इक्वल टू योर v/5। अब तुम बोलो कि हाँ साहब ये h हाइट गेन किया। सो अब अप्लाई कीजिए एनर्जी कंजर्वेशन पूरे सिस्टम के लिए। गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? mgh। व्हाट इज द लॉस? शुरुआत में आपको दिस वाज हाफ mv² माइनस, बाद में आपको हो गया है टोटल मास 5m और वेलोसिटी है v1, तो v1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? v²/25। तो भैया 5 ने इस 25 को मारा तो ये 5 हो गया, और आप m को m से तो उड़ा ही डालो, तो ये आपको हो जाएगा gh इज इक्वल टू, ये है आपके पास, आप हाफ v² को कॉमन ले लोगे, है ना, आपके पास बचेगा 1 - 1/5, दैट इज योर 4/5। तो यहां से अपने को जो h आ रहा है दैट इज इक्वल टू, और ये भी इसको मार डालेगा 2, दिस इज योर 2v² डिवाइडेड बाय योर 5g। सो वी हैव ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।